हेलो बच्चों, और कैसे हो? बढ़िया सब? कैसा कट रहा है क्वारंटाइन? आई होप अच्छा कट रहा होगा। तो वेलकम बैक टू जेनफिनिटी। और आज जो है हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि एक लेक्चर पहले से आ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक मिल जाएगी। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने समझा था कि बायोलॉजी क्या होती है और डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कौन कौन सी होती हैं। हमने ये भी देखा था कि लाइफ क्या होती है। हमने देखा था कि लाइफ को जो है हम एक सिंगल वर्ड के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, एक सिंगल सेंटेंस के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। लाइफ को डिफाइन करने के लिए कई सारे फीचर्स या कई सारे कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। उन सारे फीचर्स एंड कैरेक्टर को भी हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। आपको स्क्रीन पर जो है बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे होंगे। ओशियन के अंदर बात करें तो बहुत डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिशेस आपको दिख रही हैं। अगर हम बात करें इंसेक्ट की तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इंसेक्ट दिख रहे होंगे आपको यहाँ। तो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में बहुत तरह की डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारी वैरायटीज ऐसी है जिनके बारे में हम नहीं जानते, हम अपने सराउंडिंग के बारे में जानते हैं। बहुत सारे जो है ओशियंस के अंदर बात करें, डीप ओशियंस के अंदर बात करें, इतनी सारी वैरायटीज ऑफ एनिमल हैं, इतनी अमेजिंग वैरायटीज ऑफ एनिमल हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता है, और बहुत सारे एनिमल्स जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं और हमें उसके बारे में भी नहीं पता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है इस अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा वैरायटीज ऑफ एनिमल एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट तरह के प्लांट्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट तरह के एनिमल्स मिलेंगे। अलग अलग लोकेलिटी के अंदर जाओगे, अलग अलग एरिया के अंदर जाओगे, आपको कुछ नई नई वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल देखने को मिलेंगे। आगे स्क्रीन पे देख रहे होगे, यहाँ पर डिफरेंट तरह के एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट वैरायटीज के बर्ड्स, एनिमल्स, सब कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इस अर्थ के ऊपर जो है एक डाइवर्स वैरायटी एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी के अंदर दो वर्ड आते हैं, एक होता है बायो और दूसरा वर्ड है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब हमने पहले भी समझा है कि लाइफ होता है। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटीज। तो डाइवर्स वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो प्रेजेंस ऑफ वाइड वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब आपको पता है कि ये डाइवर्सिटी कितनी है। हमने जो जानते हैं जिनको हम, वो अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज की डाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, जिनको हम जानते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते। तो हमारे पास जो है टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है। इस डाटा को जो है आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे हम बात करते हैं बच्चों। तो इन 1.7 to 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी के अंदर जो है 1.25 मिलियन जो है वो एनिमल डाइवर्सिटी है, एंड 0.5 मिलियन डाइवर्सिटी किसकी है? प्लांट की है। जब हम बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डाइवर्सिटी जो है वो किसकी है? इंसेक्ट की है। ये सारे के सारे एनिमल्स को अकेले ओवरकम कर जाते हैं, सारे के सारे प्लांट्स को क्या कर जाते हैं? ओवरकम कर जाते हैं। इनकी जो डाइवर्सिटी है वो ओवर 0.75 मिलियन है। 0.75 मिलियन से भी ज्यादा वैरायटीज ऑफ इंसेक्ट्स अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है। एवरीडे, हर दिन, हम जानते हो या ना जानते हो, बट हर दिन जो है साइंटिस्ट जो है डिस्कवर कर रहे हैं नई नई डाइवर्सिटी, नई नई प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटीज। और कितनी? अबाउट 15,000 पर डे। यानी एक दिन में हम लगभग 15,000 वैरायटीज या 15,000 न्यू ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लेते हैं। एक एस्टिमेशन है कि इस अर्थ के ऊपर टोटल प्रेजेंट जो डाइवर्सिटी है वो अबाउट कितनी होगी?
5 से 30 मिलियन। अगर हम टोटल वैरायटी को जान लें, टोटल डाइवर्सिटी को जान लें, तो वो अराउंड किसके बीच में आएगी, 5 से लेकर के 30 यानी 5 से लेकर 30 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं अर्थ के ऊपर। तो ह्यूज वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, काफी बड़ी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें इन सबको पढ़ने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होगी, एक तरीके की जरूरत होगी जिसमें हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सके, एनिमल को ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि इनकी स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए, इनको समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, हम क्लासिफिकेशन को समझेंगे, तो उसके अंदर यूज्ड कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। पहली है सिस्टमैटिक। टर्म सिस्टमैटिक जो है ये आपका सिस्टमा वर्ड से डिराइव्ड हुई है, जिसका मतलब होता है ऑर्डर और सीक्वेंस या फिर अरेंजमेंट। तो लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव्ड की गई है, जिसका मतलब क्या है, ऑर्डर या सीक्वेंस या अरेंजमेंट। ये सिस्टमा वर्ड या सिस्टमैटिक वर्ड जो है कैरोलस लिनियस ने पहली बार अपनी बुक सिस्टमा नेचरे के अंदर इस्तेमाल किया था। तो टर्म जो है सिस्टमैटिक किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, यानी टर्म कॉइन्ड बाय कैरोलस लिनियस। एक और वर्ड आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्ड जो होता है ये सिस्टमैटिक के साथ जनरली जो है इंटरचेंज करके हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी हम सिस्टमैटिक बोल देते हैं, कभी हम टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। बट सिस्टमैटिक इज ए ब्रॉड साइंस, एक बड़ी फील्ड है, वेरेस टैक्सोनॉमी जो है वो थोड़ी सी छोटी फील्ड है इन कंपैरिजन टू सिस्टमैटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक को डिफाइन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, सिम्पसन जो है एक टैक्सोनॉमिस्ट हैं, एक सिस्टमैटिक हैं, जो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं सिस्टमैटिक को, और क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक इज ए साइंस दैट डील विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो सिस्टमैटिक एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करती है, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करती है, कंपैरेटिव स्टडी करती ऑफ एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी की, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, बायोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को जानना, केमिकल लेवल पर लाइफ को समझना, एंड फिजियोलॉजी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इकोलॉजी किस हैबिटेट का ऑर्गेनिज्म रह रहा है, किस हैबिटेट के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसके हैबिटेट के बारे में जानना और समझना क्या होता है, इकोलॉजी कहलाता है। वर्ड आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, टैक्सिस एंड नोमस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, वेयर एज नोमस का मतलब होता है लॉ। टैक्सोनॉमी जो है ये वर्ड डी कैंडोल ने दिया था 1813 के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डी कैंडोल, टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था, डी कैंडोल ने दिया था। टैक्सोनॉमी क्या होती है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने बोला हमारे पास ह्यूज डाइवर्सिटी है, इन सारी डाइवर्सिटी को अगर हमें जानना है, समझना है, पढ़ना है, तो हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, इनको एक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एक तरीके से। तो इसी क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर होते हैं, इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एंड कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस क्या है, टैक्सोनॉमी के फादर हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, सिस्टमैटिक सिस्टमा वर्ड से डिराइव किया गया है, कैरोलस लिनियस ने सिस्टमा वर्ड दिया था, और टैक्सोनॉमी जो है टैक्सिस एंड नोमस वर्ड से डिराइव किया गया है, ये प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर की स्टडी करता है। इसके अलावा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होते हैं, कैरोलस लिनियस हैं। एंड द टर्म टैक्सोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम डी कैंडोल। टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था, डी कैंडोल ने दिया था। आगे बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, ग्रुप के अंदर अरेंज करना है। जैसे सिंपल सी बात मैं बोलूं, आप लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी की अगर सारी की सारी बुकें ऐसे रैंडम पड़ी हो, तो आपको अपनी पसंद की कोई बुक ढूंढ के निकालनी हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमने क्या किया, उस लाइब्रेरी की सारी बुक को एक कैटेगरी बना दिया कि इधर जो है साइंस की बुक्स मिल जाएंगी, इधर कॉमर्स की बुक मिल जाएंगी, इधर आर्ट साइड की बुक मिल जाएंगी। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है हमने अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया, और उन कैटेगरीज के अंदर हमने उस ब्रांच की बुकों को डाल दिया। इससे क्या हुआ,
हमें ढूंढने में आसानी हुई, हमें समझने में आसानी हुई। जब हम क्लासिफाई कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ये देख रहे थे कि साइंस से रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी हैं, साइंस वाली ब्रांच में डाल दिया। कॉमर्स से रिलेटेड कौन कौन सी बुक है, कॉमर्स वाली ब्रांच के अंदर डाल दिया। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए ग्रुप, ग्रुप के अंदर अरेंज करना बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज। तो क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज के बेस पर कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर अरेंज करना, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। इट इज द सब टॉपिक ऑफ सिस्टमैटिक। ये क्या है, सिस्टमैटिक का एक सब टॉपिक होता है, एक छोटा हिस्सा है, सिस्टमैटिक की एक ब्रांच है क्लासिफिकेशन। अगला वर्ड आता है आइडेंटिफिकेशन। समझते हैं हम कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बच्चों। देखो, मान लिया कि हमारे पास कोई 3 नोन ऑर्गेनिज्म पहले थे, एक था ए, एक था बी और एक था सी। इन 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पहले से जानते थे। अब क्या हुआ, एक तीसरा ऑर्गेनिज्म टी अननोन था जो हमें मिला, और हमने क्या किया, इसके कैरेक्टर को कंपेयर किया विद सी, विद बी एंड विद ए। जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला कि इसके कैरेक्टर जो है वो सी वाले से मैच कर जाते हैं। तो हमने इसे रख दिया कैटेगरी सी के अंदर। तो हमने इसे क्या कर दिया, कैटेगरी सी के अंदर रख दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। जब हमने क्या किया, कोई अननोन चीज थी, उस अननोन चीज को हमने कुछ हमारे पास प्रेजेंट पहले से डाटा के हिसाब से उनको मैच कराया, और मैच कराने के बाद वो जिस कैटेगरी के अंदर सुटेबल होती थी उस कैटेगरी के अंदर हमने प्लेस कर दिया, और वहां के बेस पर हमने क्या कर दिया, उसका एक नाम रख दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, फाइंडिंग द करेक्ट नेम फाइंड करना इन द प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या किसी सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम एंड प्लेस फाइंड करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। आगे बात करते हैं बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी, बेसिक्स ऑफ सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी। देखो, सबसे पहली चीज डिस्क्रिप्शन, यानी हम जब किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर को देखते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं। आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे एंड देन नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो जब हम सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी मेनली क्या करती है, ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करती है, ऑर्गेनाइज करती है, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर, उनके जो है इंटरनल कैरेक्टर्स के बेस पर, उनके फीचर्स के बेस पर। तो इसके अंदर जो है 4 स्टेप्स आते हैं, 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी के अंदर सारी की सारी बुकें रैंडम पड़ी हुई थी, तो आपको प्रॉब्लम होती थी ढूंढने में, समझने में। तो हमने क्या किया, उसे अरेंज कर दिया ग्रुप के अंदर। इससे हमें क्या हुई, आसानी हुई, हमें इजीली चीजों को ढूंढ पा रहे हैं, इजीली अपने रिक्वायरमेंट की बुक को सर्च कर पा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या होता है, इट मेक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी। ये ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कर देता है, इजी बना देता है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ग्रुप के बीच क्या करता है, रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है, एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी जानने में ये हेल्प करता है। तो क्लासिफिकेशन के नीड्स समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट में क्या है, वो साइंटिस्ट जो क्या करते हैं, सिस्टमैटिक्स की स्टडी करते हैं, उसे हम सिस्टमैटिस्ट बोलते हैं या टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिस्ट बोलेंगे या टैक्सोनॉमिस्ट बोलेंगे। कैरोलस लिनियस ने 2 बुक पब्लिश की थी। पहली बुक उनकी जो थी वो थी स्पीसीज प्लांटेरम, जो 1753 के अंदर पब्लिश की गई थी। 1753 के अंदर स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर इन्होंने 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया था।
वेयर एज इनकी एक दूसरी बुक जो है वो 1758 के अंदर पब्लिश की गई थी, जिसका नाम था सिस्टमा नचरे। इसके अंदर इन्होंने टोटल जो है 4326 एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया था, एनिमल्स का नोमेनक्लेचर किया था। तो इन बुक्स का नाम याद रखना है, स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टमा नचरे। ये दोनों बुक कैरोलस लिनियस ने लिखी थी 1753 के अंदर एंड 1758 के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नियो सिस्टमैटिक या इसे हम बोलते हैं न्यू सिस्टमैटिक भी बोलते हैं, या इसे हम बायो सिस्टमैटिक भी बोलते हैं, और इसे पॉपुलेशन सिस्टमैटिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होता है? नियो सिस्टमैटिक टर्म जो है वो जूलियन हक्सले ने दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जूलियन हक्सले ने दी थी नियो सिस्टमैटिक टर्म। आगे बढ़ते हैं, इट टेक इनटू द कंसीडरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल नोन एविडेंस फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी। कहने का मतलब क्या है? जब हम पहले सिस्टमैटिक की बात करते थे, जब हम ओल्ड सिस्टमैटिक की बात करते हैं, क्लासिकल सिस्टमैटिक की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते थे, और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख करके जो है हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते थे। बट जब हम मॉडर्न सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो यहाँ हम बायोलॉजी की डिफरेंट फील्ड से, इकोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, एनाटॉमी हो गई, बायोलॉजी के अलग अलग फील्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर को देखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, क्या है? इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक दैट कंसीडर द स्पीसीज टू द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्पीसीज को इवोल्यूशन से लिंक करता है। मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि स्पीसीज जो है वो सेपरेट नहीं है, वो अलग नहीं है, वो एक दूसरे से क्या होती है? इंटरलिंक्ड होती है। कहीं ना कहीं उनका क्या होता है? इवोल्यूशनरी कनेक्शन होता है। ठीक है ना? इसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोसिस्टमैटिक। इसे हम बायोसिस्टमैटिक भी बोलते हैं, या फिर पॉपुलेशन सिस्टमैटिक के नाम से भी जानते हैं। जब हम बात करते हैं नियो सिस्टमैटिक की, तो नियो सिस्टमैटिक जो है ज्यादा एम्फेसाइज करता है सब स्पीसीज लेवल को और पॉपुलेशन स्टडी को। वेयर एज जब हम बात करते हैं क्लासिकल सिस्टमैटिक में, तो वो स्पीसीज को क्या करता है? ज्यादा एम्फेसिस देता है। और जो नियो सिस्टमैटिक होता है ये बायोलॉजिकल स्पीसीज पर बेस्ड है। अब देखो, स्पीसीज के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें से दो कॉन्सेप्ट हम कौन समझते हैं? पहला होता है, एक है बायोलॉजिकल स्पीसीज और एक है मॉर्फो स्पीसीज। हमारे पास मान लिया दो ऑर्गेनिज्म है ए एंड बी। हमने क्या किया? इन दोनों ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा, और हमें लगा कि इनके बीच क्या है? बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो हमने क्या कह दिया कि ये दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग करते होंगे। ये दोनों क्या है? सेम स्पीसीज हैं, एक ही तरह की स्पीसीज हैं। हमने देखा कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को तो इनमें डिफरेंसेस मिले, तो हमने बोल दिया कि ये दोनों क्या है? डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो अगर हम स्पीसीज को डिवाइड करें, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्फो स्पीसीज बोलते हैं। ये क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फो स्पीसीज। अब बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें ले लिया मैंने दो एनिमल, एक ले लिया मैंने हॉर्स और एक मैंने ले लिया डोंकी। हॉर्स एंड डोंकी को मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। क्या ये दोनों आपस में, देखो ये दोनों क्या है? रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ऑब्टेन कर चुके हैं, अटेन कर चुके हैं। अब बताओ मुझे कि मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, क्या ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों क्या? हॉर्स एंड डोंकी दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं। बट क्या किया हमने? आर्टिफिशियली क्या कर दिया? इंसेमिनेट करवाया, और इनसे जो नई ऑफस्प्रिंग बनी वो क्या बने? म्यूल्स बने। और म्यूल्स कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब
कोई दो स्पीसीज जो आपस में एक जैसी ना हो, इंटरलिंक्ड ना हो, वो स्पीसीज जब क्या करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, तो उससे क्या बनेंगे, स्ट्राइल पॉपुलेशन बनेगी। सिंपल सा कहने का मतलब है कि सारी की सारी स्पीसीज जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। एक स्पीसीज अपनी स्पीसीज के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकती है, तभी वो जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी, और किसी दूसरी स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस नेचुरली वो करते नहीं है, और अगर आर्टिफिशियली आप करवाओगे भी तो इससे क्या होगा, स्ट्राइल ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो जो आपका नियो सिस्टमैटिक है, इट डील्स विद द बायोलॉजिकल स्पीसीज, ये बायोलॉजिकल स्पीसीज पर बेस्ड है। वेयर एज क्लासिकल जो टैक्सोनॉमी होती है, क्लासिकल सिस्टमैटिक जो होता है, वो आपका मार्फो स्पीसीज पे बेस्ड होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर। अब हम समझेंगे कि जैसे हमें पता है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो हमें क्या करना है, इनका एक नाम रखना है जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है एक ही नाम से ये पहचाने जाए। नॉमेनक्लेचर आपको पता है ये बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पहले से ही इममेमोरियल टाइम, हमें पता भी नहीं है कब से लोग चीजों का नाम रखते हुए आ रहे हैं। हर एक चीज का कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें, उसे जो है इंडिकेट कर सकें। तो वर्नाकुलर या कॉमन नेम क्या होता है, वो नेम जो किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की या किसी भी नेटिव प्लेस की जो है लोकल लैंग्वेज के अंदर रखा गया नाम होता है, वो क्या होता है, कॉमन नेम होता है। अब आपको पता है कि नेटिव प्लेस यानी बहुत सारी लैंग्वेज होती है अलग अलग प्लेस की, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेज है, तो हर एक लैंग्वेज के अंदर चीजों के अलग अलग नाम होंगे, ठीक है ना। तो कॉमन नेम जो है साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये जो है हर जगह पे क्या होते हैं, चेंज रहते हैं। इंडिया के अंदर कुछ और नाम होगा, इंडिया के अंदर भी अलग अलग प्लेसेस में क्या होंगे, अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो नेम हैज बीन यूज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत पुराने समय से हम नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं चीजों का। यूजुअली ये सिंगल वर्ड नेम, कॉमन नेम जनरली क्या होते हैं, सिंगल वर्ड होते हैं, आसान होते हैं, इन्हें आसानी से हम बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, और इन्हें रिमेंबर भी कर सकते हैं आसानी से, इजियर टू प्रोनाउंस एंड रिमेंबर। इसके अलावा कॉमन नेम जो होते हैं साइंटिस्ट इस्तेमाल नहीं करते, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये डिफरेंट रीजन टू रीजन क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रोज की, तो हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, गुलाब, इंग्लिश में से हम रोज बोलते हैं, बंगला में रोजब बोलते हैं, और तमिल में रोजैपो बोलते हैं। बटरफ्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, तितली, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बटरफ्लाई जानते ही हो। बंगला में क्या बोलते हैं, प्रजापति बोलते हैं, ठीक है ना। तमिल में मरांतु पोची, थोड़ा अजीब सा नाम है, तो ये तमिल में बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि एक ही चीज के कितने सारे नाम हो गए अलग अलग लैंग्वेज के अंदर। तो अगर ऐसे ही साइंस के अंदर भी नाम होने शुरू हो जाएं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के भी ऐसे ऐसे नाम शुरू हो जाएं, रखने शुरू कर दे हम, तो क्या होगा, आप पढ़े हिंदी में और कहीं आपकी जॉब लग गई, या कहीं पर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, कहाँ, बंगाल में, तमिलनाडु में, या कहीं दूसरी जगह पे, तो वहां पे नाम अलग होगा, आपके सारे नाम तो खराब हो गए, वहां के लोग अलग टर्म इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसलिए क्या किया हमने, एक ऐसा तरीका बनाया ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड हर एक प्लेस में एक ही जैसे नाम इस्तेमाल किए जाएं। इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम जो होते हैं ये कौन रखते हैं, बायोलॉजिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट या सिस्टमैटिस्ट रखते हैं। ये पूरे वर्ल्ड के हर एक पार्ट में एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसमें जो है कुछ सिस्टम्स हैं नाम रखने के, साइंटिफिक नेम रखने के कुछ सिस्टम है। इनिशियल टाइम में जो है हम किसी चीज को देखते थे, किसी प्लांट्स को या एनिमल को देखते थे, तो उसके फीचर के बेस पर जो है एक डिस्क्रिप्टिव, एक बड़ा सा नाम रखते थे। तो इन दिस साइंटिस्ट यूज डिस्क्रिप्टिव पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड के थ्रू जो है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को इंडिकेट करते थे। ये रिमेंबर रखना इनको आसान नहीं होता था, क्योंकि ये नाम थोड़े बड़े होते थे। दूसरी चीज, ये हमने कैरेक्टर के बेस पर किया है, तो आपने कोई कैरेक्टर कंसीडर किया, उसके बेस पर नाम रखा, वो अलग है। मैंने कोई और कैरेक्टर कंसीडर करके उस पे बेस पर नाम रखा, तो वो अलग हो सकता है। तो ये वेरी भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे विलू एक स्पीसीज है, इसका नाम है सेलिक्स पुमिला अगस्टिफोलिया अल्टेरा। तो इतना बड़ा नाम रिमेंबर रखना, याद रखना भी आसान नहीं है, और ये कैरेक्टर के बेस पर है, ये वेरी भी कर सकते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर जो है हमारा फेल हो गया, इसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, आता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर।
ट्राइनोमियल मतलब यहाँ पर हम 3 वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और नेम ऑफ द ऑर्नियम अप टू ए सब स्पीसीज लेवल, सब स्पीसीज लेवल पर नेमिंग करना। यहाँ पर हम 3 वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस, सैपियंस ह्यूमन का नाम है, 3 वर्ड हमने इस्तेमाल किया, होमो सैपियंस निदरथल्स, नियंदरथल्स, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, 3 वर्ड हमने इस्तेमाल किए। बॉटनिस्ट जो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सेप्ट नहीं करते, ध्यान रखना है कि बॉटनिस्ट इस नोमेनक्लेचर के मेथड को एक्सेप्ट नहीं करते। आगे आता है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो वाइडली जो है आज यूज किया जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने डेवलप किया था? कैरोलस लिनियस ने डेवलप किया था। तो इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने डेवलप किया? कैरोलस लिनियस ने डेवलप किया। इसके अंदर जो है, जो आपका कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने 2 बुक्स पब्लिश की थी, एक स्पीसीज प्लांटेरम और एक सिस्टमा नजरे। इन दोनों बुक के अंदर इन्होंने एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्पीसीज का नोमेनक्लेचर किया था। इससे पहले के जितने भी नेम थे वो सारे के सारे क्या हैं? इनवैलिड है। केवल हम इन्हीं नेम को एक्सेप्ट करते हैं, केवल इन्हीं नेम को हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? एक सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट नेम, एप्रोप्रिएट नेम प्रोवाइड करने का एक सिस्टम है टू एन ऑर्नियम कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड। इसके अंदर 2 वर्ड होंगे, एक होगा जेनेरिक वर्ड यानी जीनस का नेम होगा, और एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज नेम होगा। 2 वर्ड होंगे, जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है ना। तो बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, और नोमियल यानी नोमेनक्लेचर की बात करें तो 2 वर्ड में हम नोमेनक्लेचर करेंगे। समझते हैं इसके कुछ रूल्स। तो पहला रूल क्या है? ईच ऑर्नियम गिवन ओनली 1 नेम, केवल एक नेम होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड, और उसके अंदर 2 ही वर्ड होंगे। इसके बाद जेनेरिक नेम यानी जो जीनस का नाम होगा वो कैसा होगा? रिटेन इन फर्स्ट यानी पहले लिखा जाएगा, एंड स्पीसीज नेम जो है फॉलोड बाय जेनेरिक नेम, यानी पहले जेनेरिक नेम लिखा जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? स्पीसीज नेम आएगा। जेनेरिक नेम का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा, वेयर स्पीसीज नेम का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर किसी ने डिस्कवर किया, नेम ऑफ द डिस्कवरर यानी जिसने किसी स्पीसीज, किसी नई एनिमल्स, प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स को जो है डिस्कवर किया है, उसका नाम जो है स्पीसीज नेम के बाद जो है रोमन स्क्रिप्ट में एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो मैंजीफेरा क्या हुआ? जीनस का नेम हुआ, इंडिका क्या हुआ? स्पीसीज नेम हुआ, और लिन क्या है? डिस्कवरर यानी कैरोलस लिनियस का नाम है, ठीक है ना। एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है रोमन स्क्रिप्ट के अंदर। आगे हम बात करते हैं नेम इज लैटिनाइज्ड, नेम को हम जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, और ग्रीक वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रीक को भी हम क्या कर देते हैं? लैटिनाइज्ड कर देते हैं, लैटिन वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि एक डेड लैंग्वेज होती है, और डेड लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है? ये इवॉल्व नहीं करती, इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आते। अगर मान लो हम इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते या इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते, तो आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज एक इवॉल्विंग लैंग्वेज है। इसके अलावा आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में ब्रिटिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है, तो जगह पे स्पेलिंग्स भी थोड़ी थोड़ी बदलती रहती हैं, तो ये सारे इश्यूज आते। तो इसलिए हम क्या करते हैं? लैटिन वर्ड का या लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। नेम शुड बी इन इटैलिक, जब हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे तो नेम कैसा होना चाहिए? इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम हैंड रिटन करते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। ध्यान रखना, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, यानी जीनस और स्पीसीज दोनों को सेपरेट करके अंडरलाइन करना है, एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है। ओनली 1 नेम परमिटेड फॉर 1 स्पीसीज, एक स्पीसीज का केवल एक नेम होता है, और अगर दूसरे नेम होंगे तो उसे हम एज ए सिनोनिम्स ट्रीट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रूल ऑफ प्रायोरिटी। जो नेम पहले रखा गया है वो क्या होगा? एक्सेप्टेड होगा, बाकी सारे नेम एज ए सिनोनिम्स जो है ट्रीट किए जाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? रूल ऑफ प्रायोरिटी बोलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल बिफोर 1758, यानी सिस्टमा नचरी के अंदर जो साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स हैं उससे पहले के, और स्पीसीज प्लांटेरम 1753 के अंदर जो प्लांट्स के नोमेनक्लेचर किए गए हैं उससे पहले के जो प्लांट के नाम है वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ICBN टोटोनेम्स एक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? जब कभी स्पीसीज नेम और जीनस का नाम दोनों सेम हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं? टोटोनेम्स बोलते हैं।
ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये टॉटोनेम्स को एक्सेप्ट नहीं करते, वेयर एज ICZN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी जब हम एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये नाम क्या होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे एनिमल्स के अंदर हम देखें रेटस रेटस या नाजा नाजा, नाजा नाजा किसको बोलते हैं, कोबरा, इंडियन कोबरा को बोलते हैं, और जो है रेटस रेटस आपको पता है किसका नाम है, रेट का नाम है, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम ऑफ रेट। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, टॉटोनेम्स इस्तेमाल करते हैं ICZN के अंदर, वेरेज यानी बॉटनिस्ट ICBN जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, आगे की चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेंटेनेंस ऑफ फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड, कह रहा है हमारी बॉडी के अंदर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने को हम क्या बोलते हैं। तो हमने पढ़ा था, देखो यहाँ ऑप्शन है आपका होम्योस्टेसिस, एडॉप्टेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन या एंगर। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होने वाली सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एडॉप्टेशन किसी पर्टिकुलर हैबिटेट या एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर ले जाना, अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को एडॉप्ट कर लेना। होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो बॉडी के अंदर क्या करना, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना क्या होता है, होम्योस्टेसिस होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो आपके एनिमल्स यानी ह्यूमन जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जैसे जो समर का समय आता है तो स्वेटिंग होती है, और जब विंटर का टाइम होता है तो क्या होता है, आपका शिवरिंग होती है, कांपते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीका क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने का एक तरीका है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए वाला होगा, होम्योस्टेसिस। आगे बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इन महाराज की भटकती हुई आत्मा है, इनकी जो है प्रॉब्लम को देखते हैं क्या है इनकी प्रॉब्लम। ये क्या कह रहे हैं, टर्म सिस्टमेटिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम, टर्म सिस्टमेटिक कहां से डिराइव की गई है। तो हमने अभी पढ़ा है कि ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव की गई है, तो लैटिन तो एक ही जगह दिख रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं क्या है, वर्ड सिस्टमा, सिस्टमा एक लैटिन वर्ड है, ये जानते हैं, विच मीन्स जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, ऑर्डर या सीक्वेंस, समझा है हमने इसे। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टमा बोलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, अभी हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि 1.7 to 1.8 मिलियन एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, और इसके अलावा मैंने बताया था 1.7 to 1.8 में से जो है 1.25 एनिमल्स होते हैं, मिलियंस, और 0.5 मिलियन जो है वो किसी प्लांट्स हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1.7 मिलियन स्पीसीज जो होगी वो क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी टोटल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, न्यू सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था, देखो लीनियस ने दिया था टर्म सिस्टमैटिक। हम न्यू सिस्टमैटिक की बात नहीं कर रहे हैं, टर्म सिस्टमैटिक किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, अपनी बुक सिस्टमा नेचुरे के अंदर यूज किया था। जॉन रे ने दिया था टर्म स्पीसीज, स्पीसीज टर्म को किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था। डी कैंडोल ने दिया था टर्म टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी टर्म को किसने दिया था, टैक्सोनॉमी टर्म डी कैंडोल ने दिया था। हक्सले ने दिया था न्यू सिस्टमैटिक, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, सी वाला, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन था, अभी हमने पढ़ा है इसे, जूलियन हक्सले ने क्या दिया था, टर्म सिस्टमैटिक दिया था। ईयर कौन सा था, 1940, 1940 के अंदर। आगे देखते हैं, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ लीनियस बुक,
कह रहा है लीनियस की किस बुक के अंदर प्लांट की साइंटिफिक नेमिंग की गई थी। तो आपको पता है लीनियस ने 2 बुक पब्लिश की थी। पहली बुक थी आपकी एक बुक थी सिस्टमा नचरे और एक बुक थी आपका स्पीसीज प्लांटेरम। तो सिस्टमा नचरे के अंदर उन्होंने एनिमल्स का जिक्र किया था, वेरेज स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर उन्होंने किसका, प्लांट का जिक्र किया था। तो सिंपली आप करेक्ट आंसर ढूंढ लोगे, स्पीसीज प्लांटेरम क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। वाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। तो पहले समझते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम किसे बोलते हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या होती है, ओवरऑल इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ सेल्स या मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ओवरऑल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। 2 तरह की होती है आपको पता है, एक होती है इंट्रिंसिक यानी इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं, और एक होती है एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल ग्रोथ। आपको पता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, नॉन डिफाइनिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, नॉन लिविंग भी शो करते हैं। जैसे कोई माउंटेन है उसके ऊपर जो है आपका बर्फ एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए, तो उससे भी हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। तो नॉन लिविंग ग्रोथ शो कर सकते हैं, इसीलिए ग्रोथ क्या हो जाती है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है, यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो हो सकती थी, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि बहुत सारे, जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लाइक म्यूल्स की बात करें, स्टराइल होता है। वर्कर बीज की बात करें, ये भी क्या होती हैं, स्टराइल होती हैं। इसके अलावा ह्यूमन की बात करें तो बहुत सारे क्या होते हैं, स्टराइल कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्टराइल होते हैं। तो यानी हमारे पास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट वो भी क्या है, लिविंग है, इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल्स कौन से होते हैं? तो यूनिवर्सल रूल यानी जो आपका आईसीबीएन यानी बॉटनिकल यानी जो बॉटनिस्ट होते हैं उसे वो भी एक्सेप्ट करें, और जूलॉजिस्ट जो हैं वो भी इसे एक्सेप्ट करें। तो हम बात करते हैं पहली चीज, इसमें पहला रूल क्या होगा, फर्स्ट नेम जो होगा जेनेरिक नेम होगा यानी जीनस का नाम होगा, दूसरा क्या होगा, स्पीसीज नेम होगा, यानी 2 वर्ड में नेम होंगे। इसके अलावा जेनेरिक नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वेयर स्पीसीज नेम जो है वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। अंडरलाइन करेंगे हैंड रिटन फॉर्म में सेपरेटली, और अगर इटैलिक में लिखेंगे, अगर हमने क्या किया है, प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये सारे रूल्स जो हैं ये क्या होंगे, दोनों केस के अंदर फॉलो होंगे, चाहे वो आपका एनिमल्स की कर रहे हैं नोमेनक्लेचर या फिर प्लांट्स की नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द लिन रेफर टू द मैंजीफेरा इंडिका लिन के अंदर। तो आपको पता है डिस्कवरर जो होता है, जो खोजने वाला है, जिसने इस स्पीसीज को खोजा है, डिस्कवर किया है, उसका नाम जो है स्पीसीज नेम के बाद लिखा जाता है। तो ये लिन का मतलब यहाँ क्या है, कैरोलस लीनियस की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कैरोलस लीनियस की बात कर रहे हैं। तो लिन इंडिकेट कर रहा है द डिस्कवरर कैरोलस लीनियस को। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमारा लेक्चर यहाँ पर होता है खत्म, और होप आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग हमें टेलीग्राम और जो है इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पर t.me/zenfinity और इंस्टाग्राम पर zenfinity.official। इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आगे भी आपको ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी और सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। चलो चलते हैं अब। बाय बाय बच्चों, सी यू सून।